Welcome back to Education Hub. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. लास्ट वीडियो में जिस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था वो हमारा असेसमेंट था. असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग. उसी से रिलेटेड हमारा आज दूसरा टॉपिक है CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि अभी तक तो हम असेसमेंट कर रहे थे, अब ये इवैल्यूएशन कहाँ से आ गया. तो असेसमेंट जो है वो एक इवैल्यूएशन का ही पार्ट है. जब हम कॉन्टिन्यूसली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है असेसमेंट करते हैं, तो अगर इस बात को देखा जाए कि हम असेसमेंट क्यों कर रहे हैं. हम जो क्लास में एक लगातार निरंतर असेसमेंट करते हैं जो कि हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में किया था, तो हम वो क्यों कर रहे हैं. तो देखा जाए तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को समेटिव असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकें, है ना. बच्चे का लगातार फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या हो रहा है, हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हम उसके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं. कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम है, कहाँ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ उसे लर्निंग में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर हम उसकी हेल्प करके उसके लर्निंग में जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, उसमें डेवलपमेंट करते हैं. और जब यहाँ पर हम उसकी गलतियों में जो है उसको सुधार करके उसकी परफॉर्मेंस जो है बेटर बनाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी बनाते हैं, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं. तो जब वो यहाँ पर हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करेगा, तो जब तक समेटिव एग्जाम्स के आएंगे तो तब तक वो एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा और वहाँ पर जो है उसका रिजल्ट अच्छा आएगा. तो हम कह सकते हैं कि समेटिव जो है वो जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो समेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट है. ठीक. अब इवैल्यूएशन क्या है. इवैल्यूएशन हम फॉर्मेटिव में क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिव में हम कॉन्टिन्यूसली असेस कर रहे हैं बच्चों का. किसके लिए कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, है ना. अब हम जब एट लास्ट एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर जो है इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चे का, है ना. इवैल्यूएशन क्या है, जहाँ पे बच्चे को मार्किंग की जाती है, जहाँ पे फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ पे अपना जजमेंट दिया जाता है कि ये बच्चा जो है इतने परसेंट पर है, ये बहुत अच्छा है, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है ना. तो इस बेस पे जो है सीधा सीधा बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है कि अब आगे किस लेवल पर बच्चा जाएगा. अगले नेक्स्ट लेवल के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है. नेक्स्ट लेवल के लिए जो है हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है इस लेवल में जाने के लिए है या नहीं है, इसको ये वाली डायरेक्शन में जाना चाहिए या इसको दूसरी वाली डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना. तो इससे जो है इवैल्यूएशन से फाइनली ये पता चल जाता है हमें कि बच्चे का जो है नेक्स्ट लेवल के लिए किस तरह की तैयारी है. ठीक. अब CCE की बात अगर हम करें तो CCE की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम जो है जब हमने कमीशंस किए थे तब हमने 1986 किया था, है ना. 1986 की पॉलिसी हमने पढ़ी थी. तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले रिकमेंडेशन किया गया था, सजेशन में था, क्या था कि CCE को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. क्यों इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चों में एक डर बना रहता है मार्क्स को लेके, बच्चों में जो एक डर बना रहता है एग्जाम्स को लेके, बच्चों में जो एक डर बना रहता है कि हम कितना लिखें, कितने हमारे मार्क्स मिलेंगे, है ना. वो हमेशा जो है एग्जाम के नाम से डरते ही रहते हैं और उनको ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी डांटेंगे, कहीं ना कहीं टीचर्स भी डांटेंगे कि इतने कम नंबर क्यों आए, है ना. तो दूसरे से कंपेयर भी किया जाता है कि जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके बेटे के तो इतने मार्क्स आए, तुम्हारे इतने कम आए, तुम्हारी तो ट्यूशन्स भी लगाई हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चे को जो है कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान करती हैं ये सब चीज़ें. तो ये सब चीज़ें ही सोच के कि जो हमारा इवैल्यूएशन है, जो हमारा टेस्ट है, जो बच्चों के एग्ज़ाम्स है, उसमें जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए और जो है वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए जो है रिजल्ट मींस मार्क्स में ना देकर हम जो है उसको ग्रेडिंग सिस्टम कर दें, ग्रेडिंग अडॉप्ट कर दें. तो सबसे पहले जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात करें अगर CCE की, तो वो की गई थी 1986 की पॉलिसी में. ठीक. दूसरी बार जो इसकी बात की गई थी फिर NCF 2005 में क्या कहा गया था कि इवैल्यूएशन होना चाहिए, लेकिन इवैल्यूएशन केवल हमारी पढ़ाई लिखाई का, टेस्ट पेपर्स का, पेन पेंसिल इन सब का नहीं होना चाहिए. हमारे पास जो है अगर देखा जाए हम जब हमारा एक सेमेस्टर ही होता है, अगर हम आपके B.Ed वाले बच्चों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई होती है, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, है ना. कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं.
तो कहने का मतलब है कि NCF 2005 में कहा गया था कि बच्चों का जो इवैल्यूएशन किया जाए, बच्चों को जो जज किया जाए, वो केवल टेस्ट के बेस पे ना किया जाए, बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, को स्कोलास्टिक के बेस पर भी जो है बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाए। केवल जो है बच्चों को टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए, उसके टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही, केवल उस बेस पर जज ना किया जाए कि बच्चा किस लेवल में है, बच्चे का क्या लेवल है ना। तो बच्चे की जो है एक्टिविटीज़ भी देखी जाए। तो कहने का मतलब है कि को स्कोलास्टिक पर जो है फोकस करने की बात की गई थी NCF 2005 में। तो यहाँ पर भी ये भी एक CC का ही था कि दूसरी बार CCA में ये बात कही गई थी कि इवैल्यूएशन में जो है क्या किया जाए, केवल पढ़ाई लिखाई, टेस्ट, पेंसिल, पेपर, इस बेस पे इवैल्यूएशन ना करके को स्कोलास्टिक पर भी फोकस किया जाए। ठीक, नेक्स्ट था हमारा, उसके बाद बात की गई थी RTE 2009 में बात की गई थी। उसमें क्या सजेस्ट किया गया था कि इसको जो है CCE को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। CCE को इम्प्लीमेंट इसलिए किया जाए ताकि जो है बच्चों में वही एग्ज़ाम का डर ना रहे, बच्चे को जो है सिर्फ पढ़ाई के बेस पर ना जज किया जाए, बच्चे को जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ भी होती है कि वो कितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, कौन सी एक्टिविटी में वो बहुत अच्छा है, किस में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ना। तो और जगह और एस्पेक्ट्स को देखकर भी जो है जज किया जाए कि बच्चे का लेवल क्या है। ठीक, अच्छा 2009 में जो बात की गई थी वो कहाँ पर बात की गई थी, सेक्शन 29A। जैसे कि RTE में हमारी 38 एजुकेशन में जो है 38 धाराएं हैं हमारे टोटल। तो जो है यहाँ पर बात की गई थी कि इम्प्लीमेंट किया जाए, कौन से सेक्शन में किया गया था, 29A 29 के भाग 1 में 2009 में बात की गई थी, यहाँ पर भी CC के लिए। ठीक, अब इसको पहली बार इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया था, पहली बार अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पहली बार इसको कैसे इम्प्लीमेंट और कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था और किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये किया गया था CBSE के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। और कौन सी क्लास पर किया गया था, 9th क्लास पर किया गया था। इसको पहली बार CBSE ने किया था, 2009 में किया गया था, क्लास 9th के बच्चों के ऊपर किया गया था। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, और ये यहाँ तो CBSE ने केवल क्लास 9 पर किया गया था। एक क्वेश्चन और उठता है कि पूरे देश में जो है ये कब लागू हुआ था, तो ये बता दें कि जिस दिन RTE केम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 2010 में, सेम डे में जो है इसको CCE को भी पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक, आई होप आपको ये RTE की ये CCE की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन के लिए शुरुआत हुई थी, कहाँ पे सजेशन दिए गए थे और किस तरीके से जो है इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक, तो ये तो हमारे CCE की हिस्ट्री की बात हुई। अब हम इस पे बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूस। अब ये अगर हम CCE को देखें तो ये हमारे 3 वर्ड दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, है ना। C, सबसे पहला C जो है, अगर हम पहले C की बात करें तो कॉन्टिन्यूस, दूसरे C की बात करें कॉम्प्रिहेंसिव और तीसरा बात करें इवैल्यूएशन। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे C से कि कॉन्टिन्यूस क्या है। कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट आप बोलें या कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन आप बोलें। इवैल्यूएशन मैंने आपको बता दिया कि असेसमेंट एक रेगुलर बेस पे होगा और इवैल्यूएशन जो है फाइनली जजमेंट के बेस पे होगा। ठीक, अब जो है हमारा टीचिंग लर्निंग जो है पूरे साल भर चलता रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कहीं पे ब्रेक होता है, बस बीच बीच में जब एग्जाम्स होते हैं तो उस समय कुछ दिन के लिए होता है, अदरवाइज क्या है वो भी पर एक टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट है। तो पूरे साल भर जो है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो साथ साथ जो है हमारा असेसमेंट भी चलता रहता है ना। हम जो है लगातार, टीचर जो है लगातार बच्चों को मॉनिटर करता है, बच्चों को लगातार ऑब्जर्व करता है, उनको प्रोजेक्ट देता है, असाइनमेंट्स देता है और ये जानने की कोशिश करता रहता है कि किस बच्चे में क्या कमी है और उस कमी को किस तरीके से दूर किया जाए और उस कमी को दूर करने के बाद जो है बच्चे के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। ठीक है, तो ये तो बात हुई कॉन्टिन्यूस की कि पूरे साल भर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है हम बच्चे को असेस करते रहेंगे। किस तरीके से असेस करेंगे हम, ये जो टेक्निक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई, और भी टेक्निक्स और टूल्स भी हैं जिससे हम असेसमेंट करते हैं। उसके लिए जो है मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है टूल्स एंड टेक्निक में,
उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स है वो यही हैं कि जैसे बच्चों को लगातार मॉनिटर किया जाए, बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाए, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाए, है ना। इस बेस पे जो है हम बच्चों को असेस करते रहते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि वो जब आगे उनके फाइनल एग्जाम्स हों, जब वो समेटिव असेसमेंट उनका किया जाए या इवैल्यूएशन उनका किया जाए, तो वो उनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि यहाँ बच्चों का इम्प्रूवमेंट चल रहा है ना। ये जो है ये प्रोसेस लगातार कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। ठीक, कॉन्टिन्यूटी में जो है हम कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं, कंटिन्यूस जो है बच्चे की लर्निंग हो रही है, कंटिन्यूस बच्चे की टीचिंग चल रही है, कंटिन्यूसली जो है बच्चे का इम्प्रूवमेंट चल रहा है। ठीक, कहीं पर देखा जाएगा यहाँ पर कि बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से जो है बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रीट किया जाएगा। ठीक, तो ये तो है हमारा कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस में क्या है, कॉन्टिन्यूस में हम फॉर्मेटिव भी ले सकते हैं और कॉन्टिन्यूस में हम समेटिव असेसमेंट भी ले सकते हैं, है ना। हमें पूरे साल भर चलेगा तो साल भर में क्या है, साल भर में हमारे पास हम फॉर्मेटिव भी लेंगे और साथ में जो है एट लास्ट जब एग्जाम्स होंगे तो समेटिव भी लेंगे। ठीक, तो ये तो बात हुई हमारी कॉन्टिन्यूस में कि कॉन्टिन्यूटी में क्या चलता रहता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो क्या है हमारा फॉर्मेटिव में क्या है, FA1 होता है ना 10 मार्क्स का, फिर FA2 होता है 10 मार्क्स का। उसके बाद मैंने ये सारे एक साथ लिख लिए हैं। कहने का मतलब है कि साल में 4 बार जो है बच्चों के FA लिए जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट लिए जाते हैं, और 2 बार जो है समेटिव असेसमेंट लिए जाते हैं। ठीक, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है 10-10 मार्क्स के होते हैं और समेटिव असेसमेंट जो है वो 30-30 मार्क्स के होते हैं। तो पहले जो है FA1 लिया जाता है, फिर FA2, उसके बाद जो है SA1 लिया जाता है, समेटिव असेसमेंट 1। ठीक, उसके बाद फिर FA3, फिर FA4 और फिर उसके बाद समेटिव असेसमेंट 2। ठीक है, तो ये दोनों 30-30 मार्क्स के हो गए, बाकी 10-10 मार्क्स के हो गए। तो टोटल क्या है 40 मार्क्स का आपका FA हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और 60 मार्क्स का जो है आपका समेटिव असेसमेंट हो जाते हैं। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का जो है एग्जाम होता है। तो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। कई बार ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है कितने मार्क्स का होता है और आपका समेटिव असेसमेंट कितने मार्क्स का होता है। तो आप कह सकते हैं कि 40 मार्क्स के आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, 10-10 मार्क्स के 4, और समेटिव असेसमेंट जो है आपके 30-30 मार्क्स के 2 होते हैं। ठीक, तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, ये जो हम चल रहा है हमारा कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, तो ये पूरे साल भर। तो कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ये है इसमें CCE में। अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्या है कि बड़ा, व्यापक, है ना, जो कि केवल छोटे मीन्स नैरो टर्म में ना हो, इसको हम एक ब्रॉडर टर्म भी कह सकते हैं। तो CCE को क्या कहा गया कि C में जो है कॉन्टिन्यूस तो हो चुका हमारा, फॉर्मेटिव और समेटिव आ गया। C में क्या कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव में कि जो इवैल्यूएशन है उसको केवल पढ़ाई के बेस पर ना देखा जाए, कि केवल शैक्षणिक गतिविधियां ना देखी जाए, केवल करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर मीन्स जो आपका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। एक होता है करिकुलर और एक होता है को करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। करिकुलर आपकी जितनी पढ़ाई या ऑल द सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हो गया, और को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई जो आपकी साल भर जो है साथ साथ जो है आपकी अदर एक्टिविटीज चलती रहती है ना। तो यहाँ पर क्या बात की गई कि पढ़ाई के साथ साथ जो है को करिकुलर एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में एक साइड जो है आप स्कॉलेस्टिक रखेंगे, स्कॉलेस्टिक मीन्स आपका करिकुलर जो हो गया, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया। ठीक, और दूसरी साइड आप रखेंगे को स्कॉलेस्टिक, जिसमें कि आपको, या को करिकुलम, जिसमें कि आपके एक्टिविटीज, गेम्स, आर्ट, म्यूजिक, आपका एटीट्यूड, लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, पार्टिसिपेशन, बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसा है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, अफेक्टिव, इमोशन, सोशल ग्रोथ, पेंटिंग, साइकोमोटर मीन्स उसकी एक्टिविटीज कैसी है ना। और ये जो है क्या है एक ब्रॉडर कंसेप्ट इसको माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम स्कॉलिस्टिक में आए तो स्कॉलिस्टिक में क्या है कि आपके करिकुलर एरियाज हो गए, है ना, आपके सब्जेक्ट्स हो गए, टेस्ट, पेन, पेंसिल, पेपर, किट, नोटबुक, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, जितना भी हम रिटर्न वर्क करते हैं, जितना भी हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना, एक्टिविटीज को छोड़कर, तो वो सारी आपकी जो है स्कॉलिस्टिक में आ जाती हैं। तो इसको हम नैरो कंसेप्ट बोलते हैं। अब इसको कॉम्प्रिहेंसिव हमें कैसे बनाना है, इन दोनों को जोड़कर, जब हम इसको स्कॉलिस्टिक को और साथ में को स्कॉलिस्टिक को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा
कॉम्प्रिहेंसिव कि साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जो है एक्टिविटीज़ भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं हमेशा हर वीडियो में एक बात यही बोलती हूँ सभी से कि जो क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते। सारे के सारे बच्चे जो है सिर्फ पढ़ाई में ही बहुत अच्छे नहीं हो सकते। तो हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में जो है बहुत अच्छा हो सकता है। कोई आर्ट में अच्छा हो सकता है, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है ना, डिसिप्लिन में वो बहुत अच्छा हो सकता है ना, बाकी ड्राइंग में, पेंटिंग में, है ना, साइकोमोटर उसकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग हो। तो हम जब भी बच्चों का इवैल्यूएशन करें, जब भी हम बच्चों को देखें, जब भी हम बच्चों को जज करें, तो केवल उनके पढ़ाई लिखाई के बेस पर ना करते हुए उनकी एक्टिविटीज को स्कॉलिस्टिक पर भी ध्यान जरूर दिया जाए। तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी बच्चे की जो है सारी एक्टिविटीज को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक, तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें, अब सी की बात करें तो पहला सी क्या है हमारा? पहला सी है हमारा कॉन्टिन्यूअस, कि पूरे साल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो रहे हैं और समेटिव असेसमेंट हम दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरे साल भर जो असेसमेंट हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस में आ गया है। कॉम्प्रिहेंसिव में हमने स्कॉलिस्टिक के साथ साथ को स्कॉलिस्टिक को जोड़ दिया कि जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई चल रही है, सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई चल रही है, तो साथ साथ जो है बच्चों को एक्टिविटीज भी कराई जानी चाहिए, है ना। तो जब बच्चों को एक्टिविटीज भी कराई जाएंगी तो हम बच्चों का इवैल्यूएशन सिर्फ जो है पढ़ाई लिखाई के बेस पर ना करते हुए उनकी एक्टिविटीज के बेस पर भी करें। किसी बच्चे की हिंदी में मार्क्स कम है लेकिन उसने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो हम उस प्रोजेक्ट को देखते हुए या उसकी कुछ अदर उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को देखते हुए हम उससे भी इवैल्यूएट बच्चे को कर सकते हैं, है ना। किसी बच्चे के मैथ्स में बहुत कम मार्क्स है लेकिन एक्टिविटीज में कहीं पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस बेस पे भी हम उसको जज कर सकते हैं, वहां पर भी हम उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा सकते हैं। इस तरीके से उसका इवैल्यूएशन हो सकता है ना। तो ये सब है। तो अगर हम इसको स्कॉलिस्टिक को कहें तो ये नैरो कंसेप्ट कहा जाएगा, अगर हम को स्कॉलिस्टिक को कहें तो ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट कहा जाएगा। और अगर हम दोनों को साथ साथ जोड़ दें कि स्कॉलिस्टिक के साथ साथ को स्कॉलिस्टिक भी रहे, तो ये हमारा जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माना जाएगा। कि जब इवैल्यूएशन करें बच्चे का तो दोनों का करें, पढ़ाई का भी करें और एक्टिविटीज का भी करें। तो आई होप आपको CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं कोशिश करूंगी आगे की वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में और जो है बहुत ही छोटी छोटी तो नहीं, मीन्स बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं। और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।